बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसमें हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसे यूज़ किस लिए किया जाता है, और इसी तरह हमने देखा था कि इसे रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन का नाम क्यों देते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली इसकी टाइप्स भी होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं और इन दोनों टाइप्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन में हमने बात की थी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो या तो टू लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रा करने से बनता है या थ्री लाइंस को। इसका मतलब है कि ये सिस्टम दो तरह से बनाया जा सकता है, या टू लाइंस के ड्रा करने से बनेगा या थ्री लाइंस के। तो क्योंकि ये सिस्टम दो तरह बनाया जा सकता है इसीलिए इस सिस्टम की टू टाइप्स होती हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो उसकी टाइप्स पे है। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपने याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट टाइप होती है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, या जिसे हम टू डायमेंशनल का नाम भी देते हैं, और सिमिलरली इसे हम शॉर्ट फॉर्म में 2D भी कहते हैं। डी का मतलब डायमेंशन। सिमिलरली जो सेकंड टाइप है उसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्पेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल को शॉर्ट फॉर्म में 3D का नाम भी दिया जाता है। तो अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन एंड सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्पेस। तो इन दोनों टाइप्स के अंदर या डिफरेंसेस के अंदर हमने तीन चीज़ों को कवर करना है। नंबर वन, हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। नंबर टू, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताते हैं। और सिमिलरली अगर कोई वेक्टर प्लेन में होगा तो प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। सिमिलरली अगर स्पेस में होगा तो स्पेस में उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, और ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास वेक्टर प्लेन या स्पेस में होगा तो उस वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो आपको जिनका पता होना चाहिए, एंड दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। यहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस भी होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू डायमेंशनल। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि टू रेफरेंस लाइंस आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, दे फॉर्म आ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो अगर हम टू लाइंस को ड्रा करेंगे, और कैसे ड्रा करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्रीज पे ड्रा करना। तो टू लाइंस के मिलने से जो शेप या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा उसे हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। और क्योंकि ये टू लाइंस के मिलने से बनता है इसीलिए इसे हम टू डायमेंशनल या 2D का नाम भी देते हैं। यहाँ पे जो डायमेंशन का वर्ड है वो लाइंस के लिए या जिन्हें हम एक्सिस का नाम देते हैं उसके लिए भी यूज होता है। ये इसकी शेप होती है। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। सिमिलरली ये वर्टिकल एक्सिस है जिसे वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो क्योंकि टू लाइंस, इन लाइंस को डायमेंशंस का नाम भी देते हैं, तो क्योंकि ये टू लाइंस के मिलने से बनता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि इसे प्लेन का नाम क्यों दिया जाता है। तो अब जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि ये टू लाइंस के मिलने से बना होता है, तो हम सपोज करते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। तो ये वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो टू लाइंस के मिलने से बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लेन, इसे प्लेन का नाम क्यों दिया जाता है। तो अच्छा, अब सपोज मैं एक्स एक्सिस को भी एक्सटेंड करता हूँ अपवर्ड वाली साइड पे। सिमिलरली मैं एक्स एक्सिस को डाउनवर्ड नीचे वाली साइड पे भी एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस को एक्सटेंड करूँ, अब ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को मैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ अगर एक्सटेंड करूँ
तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो दो लाइंस होंगी ये दोनों मिलके ये वाला एरिया कवर कर रही होंगी ये। अब अगर हम इस पे फोकस करें या गौर से देखें तो ये हमें बिल्कुल एक प्लेन सरफेस नजर आ रही है या एक प्लेन नजर आ रहा है, क्योंकि टू लाइंस मिलके एक प्लेन बनाती हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इसे प्लेन का नाम क्यों दिया जाता है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड टू डिमेंशनल और 2D। और डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट्स। अब अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स वेक्टर का एड्रेस बताते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर या कोई भी पॉइंट प्लेन में होगा और अगर हमने ओरिजिन से उस पॉइंट या उस वेक्टर तक पहुंचना होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये हमें बताएंगे कि हम उस वेक्टर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये बेसिकली उस वेक्टर का या पॉइंट का एड्रेस होता है। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि आप पॉइंट पी इन प्लेन, प्लेन का मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन हैज टू कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई वेक्टर या कोई पॉइंट प्लेन में होगा तो उसके टू कोऑर्डिनेट्स होंगे। और कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्म में शो किया जाता है, इसे हम ऑर्डर पेयर का नाम भी देते हैं मैथ में। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू को शो करती है। सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू है ये वाई को शो करती है। ठीक है। अब इस नोटेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो रीजन होता है उसको अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है गाजी पॉइंट। ठीक है। तो हम ओरिजिन से स्टार्ट होंगे और जिस पॉइंट का भी की भी लोकेशन या एड्रेस बताना होगा वो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट से बताएंगे। अब ए का मतलब ये होगा कि हम अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं तो हमें ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर करना पड़ेगा और बी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वाई के लॉन्ग, फिर हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर या कोई पॉइंट प्लेन में होगा और हमने ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचना होगा, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले हम ए डिस्टेंस कवर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, देन बी डिस्टेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग कवर करेंगे, फिर हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट या वेक्टर प्लेन में होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, ए और बी। अब क्योंकि ए और बी बेसिकली इस पॉइंट का एड्रेस बता रहे हैं तो हम ए और बी को कोऑर्डिनेट्स का नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि अगर हम इस ए की बात करें तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि क्या ये ए डिस्टेंस हमने मीटर्स में कवर करना है, किलोमीटर्स में कवर करना है या माइल्स में कवर करना है। तो अगर हमें यूनिट का आइडिया ना हो तो कभी भी आपने अपने से यूनिट को नहीं लिखना। इस केस में हम सिंपल लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है। तो हम ए यूनिट्स डिस्टेंस कवर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, सिमिलरली बी यूनिट्स डिस्टेंस कवर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो देन हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो पॉइंट पी इन प्लेन हैज टू कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। और इस नोटेशन का मतलब होता है, दिस नोटेशन मींस दैट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, हम अगर ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, वी कैन रीच पी, हम पी तक पहुंच सकते हैं बाय मूविंग ए यूनिट्स डिस्टेंस along the positive x axis and b unit along the positive y axis। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट के टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ए एंड बी। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम थर्ड पॉइंट पे चलें तो थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन। अब अगर कोई वेक्टर प्लेन में होगा तो वेक्टर की डायरेक्शन कैसे शो की जाती है? तो आपने याद रखना है कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमें एक एंगल बताता है जिसे हम नाम देते हैं थीटा का। अब ये थीटा क्या होता है? तो थीटा के बारे में आपने याद रखना है कि थीटा एक ऐसा एंगल होता है जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में बनाता है। ठीक है। सो थीटा क्या होगा? सबसे पहले आपने याद रखना है द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन इज डिनोटेड बाय ओनली वन एंगल। ठीक है। तो प्लेन में सिर्फ एक एंगल होगा जिसे हम नाम देंगे थीटा का, ये वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होगा। और थीटा क्या होता है?
इट इज द एंगल विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नंबर वन, ऐसा एंगल जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं थीटा की जो आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है और वैसे भी याद रखनी है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और क्योंकि ये टू लाइंस के मिलने से बना है तो इसे मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम भी दे सकता हूँ। और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ये मेरे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, अब ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर नीचे मूव करेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कैसे आइडिया होता है, तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज ये क्लॉक है, अगर हम क्लॉक के हैंड्स को देखें तो वो इस तरह मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, क्लॉक वाइज, तो ये वर्ड टू वर्ड्स के मिलने से बना है क्लॉक और वाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह। अगर कोई चीज क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसे क्लॉकवाइज का नाम देंगे, और अगर कोई चीज इससे ऑपोजिट मूव करेगी इस तरह, तो इसे हम नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है, तो अब थीटा क्या होगा, नंबर वन वो एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला। ठीक है, तो इस एंगल को हम थीटा का नाम देंगे। लेकिन अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ तो ये वो एंगल होगा जो वेक्टर बना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही रहा है लेकिन ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। सो ये वो एंगल होता है जो वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर की डायरेक्शन को थीटा से क्यों शो करते हैं यहाँ पे, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स और वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास ये एक वेक्टर है। सपोज ये एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर सपोज पहले जो एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज। अब अगर मैं इस एंगल को ज्यादा करता हूँ तो वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सपोज ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को ज्यादा करता जाऊंगा तो वेक्टर यहाँ आता जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल को चेंज करने से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे, जब वेक्टर 30 डिग्रीज के एंगल पे था तो उस टाइम उसकी डायरेक्शन ये थी, 60 डिग्रीज पे उसकी डायरेक्शन ये है, और सपोज 90 डिग्री पे या 70 डिग्री पे उसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। तो डेट्स वाई जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसे हम एंगल से शो करते हैं। तो होपफुली आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सिमिलरली हम स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसमें देखेंगे कि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। नो, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्पेस। तो प्लेन में आपने याद रखना है कि टू लाइंस को ड्रा करने से बनता है। अगर हम थ्री लाइंस को ड्रा करेंगे तो थ्री लाइंस के ड्रा करने से जो सिस्टम बनता है उसे हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्पेस। तो अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि इसे थ्री डायमेंशनल का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये थ्री लाइंस के मिलने से बना होता है। एंड वाई इट इज कॉल्ड स्पेस। जिस तरह मैंने आपको प्लेन में बताया था कि अगर हम टू लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो उससे हमारे पास एक प्लेन बनेगा या एक प्लेन सरफेस बनेगी। सिमिलरली अगर हमारे पास थ्री लाइंस होंगी और हम उन थ्री लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो अब वो पूरी एक स्पेस कवर करेंगी। सो दैट इज द रीजन कि क्योंकि ये पूरी स्पेस कवर करती हैं, ये स्पेस बनाती हैं, तो इसलिए हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपने याद रखना है कि प्लेन में टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं लेकिन स्पेस में किसी भी पॉइंट के थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ए बी एंड सी। अब इसमें पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है और थर्ड वैल्यू जेड की है। तो इस नोटेशन का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी पॉइंट स्पेस में होगा और हमने ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाना है तो हम क्या करेंगे, हम ए यूनिट डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर करेंगे, बी यूनिट डिस्टेंस वाई के लॉन्ग और सी यूनिट डिस्टेंस जेड के लॉन्ग।
देन हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेस के अंदर वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी तरह डायरेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एंगल बताते हैं। तो अगर कोई वेक्टर प्लेन में होगा तो सिर्फ एक एंगल उसकी डायरेक्शन बताता है, लेकिन अगर कोई वेक्टर स्पेस में होगा तो अब 3 एंगल उसकी डायरेक्शन बताएंगे, और वो 3 एंगल होंगे अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है। सो अल्फा, बीटा एंड गैमा, ये इनके सिंबल्स हैं। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा वो एंगल होता है जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। बीटा वो एंगल होता है जो वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बनाता है। सिमिलरली जो जेड एक्सिस के साथ बनाएगा उसे गैमा का नाम देंगे। ठीक है। तो होपफुली आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की टाइप्स और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।